कि जेई का पेपर ना रिलेटिव पेपर होता है। तुम्हें आदत है अभी तक पेपर देने की, बस अपने आप में हमने दे दिया, हमारे नंबर कितने आए। इट डजंट मैटर, इट डजंट वर्क लाइक दैट इन जेई। जेई में पेपर अगर सब टफ आया तो सबके लिए आया, इजी आया तो सबके लिए आया। तो अगर इजी पेपर दिख रहा है बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी के लिए इजी है। और टफ दिख रहा है तो बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। सेम लॉजिक गोज देयर आल्सो। बट फिर करना क्या होता है, करना ये होता है कि हमें अपने टाइम के अंदर बेस्ट आउटपुट लेके आना होता है। मतलब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में स्टक नहीं होना होता। जो डिफिकल्ट पेपर में भी इजी टू मीडियम क्वेश्चन जरूर आते हैं, उनको आपको अटेम्प्ट करना होता है और उनको सही करना होता है, और टफ वाले क्वेश्चन को दूर से ही नमस्ते करना होता है, ताकि उसमें समय वेस्ट ना हो। ठीक है, और अगर टाइम बच जाए तो ही उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हाँ, तो सीख जाओगे तुम, धीरे धीरे सीख जाओगे डिफिकल्ट पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ये भी एक कला है बेटा, जो आप पेपर देकर ही सीखेंगे, इसे क्लास में नहीं सिखाई जा सकती, ये टेस्ट देकर ही आपको समझ आएगा। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम लीविंग आपको आना चाहिए, कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप का मुझे थॉट प्रोसेस बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन देख के 2 मिनट देके भी मुझे 1 मिनट देके भी कुछ भी समझ नहीं आया तो उसे छोड़ दो भाई। समय लगे तो आ जाना, टाइम वेस्ट करके छोड़ने से बेटर है देखते ही छोड़ दो। ठीक है ना, 30 सेकेंड्स के अंदर डिसीजन ये लेना होता है बेटा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो सर? आप खुश हो? हाँ, हम भी खुश हैं भैया, धन्यवाद आपने जो पूछा। हम भी बिल्कुल हैप्पी हैं एंड हेल्दी हैं भगवान की दया से, और रेडी हैं आज आपको कराने के लिए आगे ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जैसा भी पेपर हुआ वहां से अब बिहाइंड नहीं देखना है, पास्ट में नहीं देखना है, फ्यूचर में देखना है कि कैसे और बेटर करना है, कहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है। कई बच्चों को मैंने देखा है टेस्ट के गम में पड़े रहेंगे, पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ नहीं रहे, पड़े हुए हैं। इससे बेटर पढ़ लो, पढ़ने की जगह लेटे पड़े हैं, बस गम है सर टेस्ट के नंबर नहीं आए सर, बहुत मेहनत करी थी सर। अरे भाई, अगर टेस्ट में नंबर नहीं आए तो मेहनत इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से करी थी तुमने, बट वो हुई नहीं ना, कन्वर्ट तो नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी ना, तभी नहीं हुई। तो वो कमी को ऊपर वर्क करना होता है, राइट? हाँ सर, ग्लासेस कहां गए? ग्लासेस भी यही है, यही है। हाँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कोई नहीं, टेस्ट टफ था, इट्स ओके। बट ये सोचिए सबको घर जाके एनालिसिस करनी है। चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, अगर टेस्ट डिफिकल्ट था, आप लोगों ने जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया, आपको ये एनालिसिस करनी है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो आपको आते थे और आपने वहां नहीं करे, वहां टाइम नहीं मिला या देख नहीं पाए, जो भी कारण था, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन कौन से थे जिसमें आपने 5 मिनट से ज्यादा वेस्ट करने के बाद उसे छोड़ा। ये 2 कॉलम्स बनाइए, ठीक है? और आपके बेसिकली कॉलम 1 में भी 0 होने चाहिए, कॉलम 2 में भी 0 होने चाहिए, ये दोनों कॉलम्स को 0 करना है। ठीक है, अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आपके पेपर में 100 में से चाहे 10 नंबर ही आए, 20 ही आए, बट वो बाकियों से बेहतर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव पेपर है बेटा। ठीक है, देखो समझो, जेई का पेपर क्लियर मैं कर चुका हूं और आपके जैसे हजारों लाखों बच्चों को गाइड भी कर चुका हूं, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि किस तरह से जेई को क्रैक किया जाता है। तो जो मैं बात बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, उसको बहुत सीरियसली सुने और उसको इंप्लीमेंट करें कि भाई आपको क्वेश्चंस जो बहुत इजी थे और घर आके लग रहा है अरे यार ये तो मुझसे हो जाता, ये तो मेरे से हो गया, वो नहीं होना चाहिए। कोई घर आके ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए अरे यार ये वाला क्वेश्चन काश वहां देख लिया होता और काश मैंने कर दिया होता, और ये भी नहीं होना चाहिए अरे इस वाले क्वेश्चन में वहां 10 मिनट 5 मिनट वेस्ट कर दिए, मेरे से तो हुआ ही नहीं। अगर 5-10 मिनट वेस्ट होने वाले हैं तो भाई पहले से छोड़ दो। सर ये पहले से पता ही तो नहीं होता, तो यही तो पता करना है, अपनी तैयारी, तुम्हें इतनी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मुझे पता है यार ये वाला टॉपिक मेरे को क्लिक कर गया है क्वेश्चन, तो ही मैं इसे टच कर रहा हूं। ये नहीं कि थोड़ा बहुत समझ आ गया, करे पड़े, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 मिनट में अगर कुछ क्रैक नहीं हो रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ना है, एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना है बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग ही है बेटा, 11th की अभी क्या है, फर्स्ट हाफ ही तो चल रहा है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी आपके पेपर एकदम से नहीं सीख जाओगे यार, ऑब्जेक्टिव में स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल होता है, ये भी एक। ठीक है, तो अगर आपके नंबर कम आए हैं परेशान मत होइए, आपको रिलैक्स रहना है, पेशेंस रखना है, इंप्रूवमेंट का स्कोप देखना है कहां है, क्योंकि इतना ही आसान होता तो भाई जेई से पहले बस 4-5 पेपर ले लेते तुम्हारे। 2 साल पेपर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि समय लगता है ना, सीखने में समय लगता है। चलिए एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं, पुरानी बातें छोड़िए और लुक फॉरवर्ड करिए और पॉजिटिव रहिए और आगे की तरफ इंप्रूवमेंट का सोचिए। चलिए, तो आज लेक्चर नंबर 9 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से देखते हैं। पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले बताए थे भाई,
आई होप आप लोगों ने फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन। जल्दी बता दो क्या फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन लर्न हो गए हैं? होमवर्क भी बहुत सारे दिए थे, वो सब भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट जल्दी बता दीजिए क्या ये 8 फॉर्मूलेज आप लोगों ने लर्न कर लिए हैं? सर हाउ टू डू टेस्ट एनालिसिस प्लीज टेल। अभी तो बताया तुम्हें मैंने, चलो प्रॉपरली बता देता हूं, लिख के बता देता हूं टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। टेस्ट एनालिसिस देख लो यार, मैथ्स का आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपके करेक्ट कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं, और नेगेटिव हैं तो क्यों है, वाई। क्या आपने सिली मिस्टेक करी, क्या आपने तुक्का मारा? तुक्का, तुक्का समझते हो ना भाई, कि मतलब हमने अपना सर कैलकुलेटेड गेस करा, तो वो सब तुक्का ही होता है। कैलकुलेटेड, इतने तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो भाई आंसर ही निकाल लेते ना सही में। इत कैलकुलेटेड गेस कुछ नहीं होता, तुक्का ही होता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्क्स मैथ्स में अल्टीमेटली ये भी तुम्हारा 0 होना चाहिए। 0 नहीं तो चलो एक आध हो गया, बट 1-2 से ज्यादा अगर आप 18-19 अटेम्प्ट कर रहे हैं तब जाके 1-2, अदरवाइज आपको एक भी नेगेटिव 10 अगर तुम कर रहे हो तो नेगेटिव कहां से स्कोप आ गया भाई? मैथ्स में कोई ऐसा थोड़ी होता है गलत आंसर आ गया, कैलकुलेशन करी इतनी लंबी चौड़ी और 2 की जगह 3 आ गया, ऐसा थोड़ी होता है यार, रेयरली होता है ऐसा। तो मैथ्स में नेगेटिव आपका 0 होना चाहिए। हाँ केमिस्ट्री फिजिक्स में मैं मानता हूं, केमिस्ट्री में कई बार कुछ गलत लॉजिक लगा के भी आंसर आ जाता है, फिजिक्स में भी ऐसा हो जाता है, बट मैथ्स में स्कोप बहुत कम है इसका। तो नेगेटिव मार्क्स 0 होने चाहिए। करेक्ट वाले में भी आपको ये चीज देखनी है। अब इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो है लीव, मतलब जो आपने नॉट अटेम्प्ट वाले हैं। असली खेल यहां है, असली खेल आपका यहां पर छुपा होता है नॉट अटेम्प्ट वाले में। आपको वही देखना है कि इसमें से इजी वाले जो आपसे घर आकर हो गए, घर पे आके लगे कि यार ये तो हो गया मुझसे, अरे यार ये तो मुझे वहीं कर देना चाहिए था, मैं पढ़ नहीं पाया, ये वाला आपको 0 की तरफ जाना चाहिए। और टफ जो आपने अटेम्प्ट कर रहा, टफ टाइम वेस्ट करा जिसमें, वो आपको एनालिसिस करना है कौन सा था, उसे अपने को 0 की तरफ लेके जाना है। तो ये कॉलम 0, ये कॉलम 0 और ये कॉलम 0 बनाना है, ठीक है। अपने आप ये कॉलम फिर अपना ध्यान रख लेगा अगर आपने इन तीनों कॉलम्स के बारे में सोचा तो, ठीक है। शुरुआत में कई बच्चे क्या करते हैं, ओवर स्पीड अचीव करने की कोशिश करते हैं कि सर मुझे तो 25 करने हैं, जल्दी जल्दी करता हूं। जल्दबाजी में फिर क्या होता है, ये नेगेटिव मार्क्स होते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल स्पीड बना के कुछ नहीं होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी एक नेचुरल स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आप उसको विद टाइम ही इंप्रूव कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि सर मैं तो जल्दी जल्दी करूंगा एग्जाम में और मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा और मेरे से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होता, वो घर पे होता है। जब आप घर पे 200 क्वेश्चन हर वीक ट्राई कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, तब आपकी वो हो सकता है जो 1 घंटे में 12 हो रहे हैं तो वो 14 हो जाए। बट आर्टिफिशियल स्पीड अगर आप लेंगे तो बेटा गड्ढे में तो गिरेंगे ही, फिर इसीलिए सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो अपनी स्पीड से चलो, जैसे तुम्हारी स्पीड है उसी स्पीड से चलो। जबरदस्ती एग्जाम वाले दिन कुछ नया करने की कोशिश मत करो, क्योंकि स्पीड बढ़नी होगी तो वो प्रैक्टिस से बढ़ेगी बेटा। इसीलिए तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, इसीलिए तो बोला जाता है कि बेटा एक हफ्ते में 200 सवाल लगाओ, 150 क्वेश्चन करो एक सब्जेक्ट में, ताकि आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, कैलकुलेशन बेटर होंगी, ठीक है। कई बच्चों को मैंने देखा है, सर मैं तो बहुत फास्ट करता हूं ना एग्जाम में, इसलिए सर सिली मिस्टेक हो जाती है मुझसे। क्यों करता है भाई एग्जाम में फास्ट? घर पे किया करना फास्ट। एग्जाम में तो बस वहीं रेप्लिकेट करना है उसे जो घर पे करते हो, कुछ नया नहीं करना एग्जाम में। जो घंटों की मेहनत है वो दिखती है एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज आर्टिफिशियल स्पीड? यही होता है। कई बच्चे करते हैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं सर मैं, जल्दी जल्दी, मतलब मेंटली वो बड़ी हरी में होते हैं, इसीलिए ना प्रॉपरली क्वेश्चन रीड करेंगे, ना क्वेश्चन को समझेंगे कि मुझे आता है नहीं आता, जल्दी से छोड़ देंगे, जल्दी से स्किप करेंगे, जल्दी से अगले पे, जल्दी से टिक कर रहे हैं, जल्दबाजी मचाना, ये होता है आर्टिफिशियल स्पीड। रिलैक्स होके करिए, जो आपकी नेचुरल स्पीड है आप उसी से करिए, ठीक है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, और असली में अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो यहां पर बढ़ाओ, ठीक है। बस इतना ही करना है। हाँ सर जेई टफ लग रहा है, तो टफ तो है भाई, तुझे क्या लगा कि बोर्ड लेवल की चीज है? ना 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 ना, टफ तो है ही, बस आपको इसमें, और इतना भी टफ नहीं है कि नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी चाहिए बेटा।
आप ये सोचें कि सर मैंने 3 महीने हो गए मेरे को तैयारी करते हो, मेरे जेई लेवल में नंबर क्यों नहीं आ रहे सर? नहीं आएंगे भाई, इतनी जल्दी नहीं आते, साल भर लग जाता है, कई बार 11th का पूरा एंड लग जाएगा तुम्हें ये समझने में, इस गुत्थी को सुलझाने में तुम्हें लगभग 7-8 टेस्ट लग जाएंगे, तब जाके तुम्हें समझ आएगा सर कह क्या रहे थे, अच्छा इन बातों का मतलब क्या है। तो अब आपको एक बात समझनी है, जो ये लोग सोच रहे हैं ना कि सर ये वाली चीज में इतना क्यों फोकस कर रहे हो, या ये नेगेटिव वाले में इतना क्यों फोकस कर रहे हो, तो आपको समझना है बेटा, जब किसी क्वेश्चन को मान लीजिए आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 25 क्वेश्चन आए, ठीक है जी, आपने 15 अटेम्प्ट करे, ऐसे कर लेते हैं 15 अटेम्प्ट करे और आपसे 10 मान लो लीव कर दिए, ठीक है। अब इन 15 अटेम्प्ट में से फर्दर आपके मान लो 10 करेक्ट हैं और 5 रॉन्ग, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब आपके नंबर कितने आए सर? हमारे नंबर आए 10 करेक्ट, 10 इंटू 4 40, 40 में से 5 गए, 35 नंबर आए हमारे मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि एक बच्चा है जिसने 25 अटेम्प्ट करे, 25 सवाल में से 15 अटेम्प्ट करे, 10 सही करे, 5 गलत करे, तो उसके 10 इंटू 4 40 माइनस 5, एक एक नंबर कट गया तो 35 नंबर आ गए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है आपके यहां 5 हो, यहां 5 हो, यहां 7 हो, जो भी नंबर हो सकता है वो करेक्ट। अब आप लोगों को लग रहा होगा, मैं कह रहा हूं कि यार ये जो 15 है ना, इसकी जगह अगर तुम स्पीड बढ़ाने के चक्कर में 5 गलत कर रहे हो या सिली मिस्टेक कर रहे हो, तुक्के मार रहे हो, वो मत करो, तुम अटेम्प्ट ही सपोज 13 कर लो, ठीक है। बट अगर उसमें से तुम्हारे 12 सही हैं, 12 सही हैं, या 10 ही सही मान लो, चलो 10 ही सही मान लो, ठीक है, मैं बोल लेता हूं, या 11, चलो 2 अलाउड है, 2 रॉन्ग अलाउड है, ठीक है। तो आपके पास अभी कितने नंबर आ गए? आपके पास कितने का डिफरेंस आ गया? कौन बताएगा मुझे कि अब नए वाले बच्चे में और पुराने बच्चे में क्या डिफरेंस है? इस बात को जरा समझते हैं डिटेल में, क्या डिफरेंस है दोनों में। ये एक बच्चा है, ये स्टूडेंट 1 है, जिसने 25 में से 15 अटेम्प्ट करे, 10 करेक्ट 5 रॉन्ग हुए, इसने 13 अटेम्प्ट करे तो 12 लीव करे करेक्ट, और इसने 2 ही रॉन्ग करे। तो मुझे पता है आप में से मोस्ट बच्चे क्या कहेंगे कि सर 7 नंबर का ही तो फर्क हुआ, इसके 11 4 44 हो गए, 44 में से 2 गए तो 42 मार्क्स आ गए, ठीक है। और सर इस वाले के 10 4 40 माइनस 5, तो सर 35 मार्क्स आ गए। यही तो फर्क हुआ सर, 7 नंबर का फर्क हुआ। आई एम श्योर आप में से सभी बच्चे जो हैं इसी प्रकार से सोचते हैं, सब ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। बट किसी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं सोची, इन दोनों में एक और चीज का फर्क है। क्या फर्क है बताइए जरा, बताइए बताइए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए कि ऐसा कोई बच्चा, तभी तो आपको डिफरेंस समझ आएगा और इंपॉर्टेंस समझ आएगी। जल्दी बताएंगे दूसरा डिफरेंस क्या नजर आता है आपको? सर हमें तो यही नजर आ रहा है, हमें तो यही नजर आ रहा है। एक और है, मैं तुम्हें बताता हूं। इसके पास और इसके पास, इसने अटेम्प्ट 13 करे, इसने अटेम्प्ट 15 करे, तो एक तरह से 2 सवाल कम अटेम्प्ट करे, और अगर एक सवाल में रफली 15 क्वेश्चन में तो 15 4 60, 1 घंटा 10 मिनट देता है, तो 5 मिनट पर क्वेश्चन मान लेता हूं, 4 मिनट मान लो, तो इसके पास 8 मिनट भी बच गए। कैसे? इसने 13 ही तो अटेम्प्ट करे हैं, 15 उसने करे हैं, तो 2 क्वेश्चन इसने कम अटेम्प्ट करे हैं बेटा, तो इसके पास 2 इंटू 4 मिनट, यानी कि इसके पास अभी 8 मिनट का टाइम भी बचा हुआ है। समझ गए बात को कि नहीं समझे हो बात को? उसने 15 अटेम्प्ट करे, तो 15 में अपना 4-4 मिनट लगाए, 15 4 60 करा उसने करेक्ट, और इसने भी अगर 4-4 मिनट लगाए तो 13 इंटू 4 52 मिनट ही तो होता है। अभी तो इसके 8 मिनट बचे हैं, टाइम बचा है इसके पास, और इन 8 मिनट में अगर इसने जो 12 लीव करने वाला और घर आके बोलेगा कि यार ये वाले बड़े आसान थे तो मैं देख ही नहीं पाया वहां, काश अगर उसने उसमें से एक आध क्वेश्चन और निपटा दिया, फिर एक और, मैं बोल रहा हूं 8 मिनट में एक भी कर दिया उसने, डिफिकल्ट या लेंथी वाला एक निपटा दिया, तो कितना डिफरेंस हो गया? 4 नंबर उसके और नहीं बन गए? तो 46 पहुंच गया है वो। 35 और 46 का डिफरेंस है। तो आपको समझना है कि 5 रॉन्ग और 2 रॉन्ग में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट 3 मार्क्स, इट इज अबाउट द टाइम ऑल्सो दैट यू आर वेस्टिंग इन अटेम्प्टिंग इट रॉन्ग। ये होती है ऑब्जेक्टिव की आर्ट, ठीक है ना। तो नेगेटिव देखने में तो लगता है एक ही तो जा रहा है, चलो तुक्का मार देता हूं, चलो इसको अटेम्प्ट कर देता हूं, चलो ऐसा कर देता हूं, एक ही तो जाएगा, आएगा तो 4, जाएगा तो 1। ऐसे नहीं सोचते हैं जो बच्चों का जेई सिलेक्शन होता है, वो इस कैलकुलेशन से चलते हैं, ठीक है, वो इस कैलकुलेशन से चलते हैं। तो टॉपर्स वाला माइंडसेट रखिए। टॉपर्स वाला माइंडसेट ये है कि हमें एक्यूरेसी पे वर्क करना है, गलतियां नहीं करनी है,
और फालतू के तुक्के मारने नहीं है, फालतू के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जो बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है उसे आप मत करिए, आप आज जाकर ये एनालिसिस करिए। और सबसे पहले आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ये देखना है कि मैं कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे और जो छोड़ के आ गया। टफ पेपर तुम कह रहे हो सब है, मैं मानता हूं, बट उस टफ पेपर में भी ऐसे सवाल होंगे जो तुमसे डुएबल थे और तुम कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए उनको सोचना है तुम्हें, ये नहीं सोचना है मैं डिफिकल्ट वाला क्यों नहीं कर पाया। अरे डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट है, तुम 100 दिन और पढ़ लो एक ही चैप्टर तब भी नहीं हो पाएगा, हो सकता है, वो तो किस्मत की बात हो जाती है उस दिन कौन सा स्ट्राइक कर रहा है। बट इजी टू मीडियम वाले क्यों नहीं कर पाए, ये सोचना है। क्या इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट कर दिया तुमने, क्या इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन है। तो ये 3 कॉलम तुम्हें ध्यान रखने हैं, अपने आप ये कॉलम अपने ध्यान खुद रख लेगा, ठीक है। चलो तो कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है यार, अभी तो कितने महीने हुए हैं तुम्हें, 2 ढाई 3 महीने तो हुए हैं तुम्हें, है ना। जून में तुमने शुरू किया, जून जुलाई अगस्त, अभी तो 3 महीने हुए हैं। इट इज ओके, इट इज ओके, इतनी जल्दी नहीं ये सब चीजें आप इंप्लीमेंट कर देंगे, अभी तो आपको समझ आनी शुरू हुई है, राइट। ऑब्जेक्टिव एग्जाम एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होती है सब्जेक्टिव से। एक बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, सब्जेक्टिव में तुम कुछ भी ऊट पटांग लिखकर आ जाओगे, तुम्हें 3 में से 1 आध नंबर तो दे देगा तरस खा के, चलो फॉर्मूला तो सही लिखा है। यहां तो तुम्हें उसके लिए -1 मिलते हैं, फॉर्मूले सही लिखने के, ऑप्शन मैच होने के -1 मिलते हैं। तो बहुत मेजर डिफरेंस है, यहां एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है तो सही आना चाहिए, वरना ना आना बेटर है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना आना इज बेटर देन आधा अधूरा आना, वरना आधा अधूरा नॉलेज से -1 मिलते हैं। चलो सीख जाओगे इस चीज, धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। चलिए स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू बेटा, दैट इज माय प्लेजर, मेरा काम ही यही है। और प्लस मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको कोई भी चीज इंप्लीमेंट करवा सकता हूं, आपको दे सकता हूं, तो नथिंग लाइक इट, राइट। मैंने ये सारी गलतियां करके खुद सीखा हुआ है यार। जेई का जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया और दूसरी बार, तो यही तो मेजर डिफरेंस था। फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, रैंक बहुत खराब आई थी, बट वहां पर मेरी सिली मिस्टेक्स इतनी थी, मेरे को पता नहीं था कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, अटेम्प्टिंग स्किल्स ही नहीं थी मेरे पास, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। बट नेक्स्ट ईयर जब मैंने खुद ही इतने सारे पेपर्स दिए तो मैं ये सब चीजें सीखा वहां पे, और मैंने रियलाइज करा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन, मुझे 50% भी डाउट होता था, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता था, बिकॉज मेरे को एक्यूरेसी यूज्ड टू बी माय मेन मोटो। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि मुझे तो तुक्के मारने ही नहीं थे, ना मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन टिक करना था जो मुझे नहीं आता। तो मेरे ड्रॉप ईयर में आके हार्डली पूरे पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन गलत होते थे बस। अटेम्प्ट कितने करते थे वो तो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा ना, पेपर के लेवल पे, बट गलत मेरे 2-3 होते थे टोटल। तो आपको भी कोशिश यही करनी है कि टोटल मिला के मैक्सिमम 2-3 गलत होने चाहिए। अब आपका कॉलम कितना है ये सोचना है, गलत का किसी का 10 होगा, किसी का 12 होगा, 15 होगा, ये बहुत ज्यादा है। सर आप ड्रॉपर थे? हाँ यार ड्रॉप लिया है मैंने एक्चुअली, और वो भी मैथ्स की वजह से ही ड्रॉप लिया है, क्योंकि 12th के साथ मेरे मैथ्स में नंबर खराब आए थे एक्चुअली, क्योंकि हमारे टाइम बहुत अलग सिचुएशन थी। जब मैंने 12th के साथ जेईई दिया था तो सब्जेक्टिव पेपर आता था, और 2-2 घंटे के 3 पेपर आते थे, फिजिक्स अलग, मैथ्स अलग, केमिस्ट्री अलग। अभी की तरह नहीं था कि 3 घंटे हैं, लो बेटा मजे कर लो, जो सब्जेक्ट ज्यादा आता है उसमें ज्यादा लूट लो मजे, ऐसा नहीं होता था। 2 घंटे फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स ही देना है आपने, फिर पेपर सबमिट हो जाएगा, दूसरा पेपर ब्रेक के बाद आपको मैथ्स मिलेगा, फिर 2 घंटे बाद केमिस्ट्री मिलेगा, और तीनों में इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी होती थी। जैसे मान लो 60-60 नंबर के सब्जेक्टिव पेपर होते थे, किसी में 19 आ रही है, किसी में 20 आ रही है, 20 में से 60, किसी में 21 में से 60, तो इंडिविजुअल तो आपको कट ऑफ करनी थी। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें 40 ले आए, इसमें 15 ले गए तो सिलेक्शन हो गया, नहीं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंडिविजुअल कट ऑफ भी पार करनी होती थी, और फिर ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सम, सर ये आ गया तब भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, इनका सम हो गया, एक ओवरऑल भी कट ऑफ होती थी। जैसे इनका सम अभी 60 हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो 70 के करीब होती थी ओवरऑल कट ऑफ। बहुत अजीबोगरीब सिस्टम था पहले सब्जेक्टिव के टाइम पर, बहुत डिफरेंट सिस्टम था। अभी क्या है, अभी तो तुम 3 घंटे में, तुम्हें मन नहीं कर रहा है एक सब्जेक्ट ज्यादा लिखने का, करने का, उसमें मेहनत करके कमाए हो, दूसरे सब्जेक्ट को उसका टाइम दे देते हो। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले नहीं होता था भाई। तो हुआ क्या था कि मेरा मैथ्स का ही पेपर जस्ट कट ऑफ पार हुई थी, मतलब उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी, जस्ट कट ऑफ पार हुई थी। मेरे फिजिक्स में तो आई थिंक 40 थे 60 में से, केमिस्ट्री में 35 थे 60 में से, और इसमें 19 ही थे। तो कहने का मतलब यह है कि रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी 12th के साथ, बिकॉज ऑफ मैथ्स। और मैथ्स में नंबर कम क्यों आए थे, उसका रीजन भी भाई साहब ऐसा गजब है कि क्या ही तुम्हें बताऊं, मैं कभी बताऊंगा चलो स्टोरी, कि क्यों मेरे मैथ्स में इतने कम नंबर आए थे 12th के साथ। हालांकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी,